नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपका एक से ज़्यादा लोन है एंड आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लाइक मल्टीपल आपका लोन हो चुका है। आपने एक एनबीएफसी से या फिर एक बैंक से आपने लोन लिया, फिर आपने दूसरे से लिया, फिर आपने तीसरे से लिया। एंड उस समय पर जब आपके मल्टीपल लोन हो जाते हैं, उस समय पर आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपकी इनकम कम रह जाती है और लोन की ईएमआई ज़्यादा हो जाती है। एंड आप कोशिश करते हैं मिनिमम अमाउंट पे करने की, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की, बट आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। सो दैट इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको क्या-क्या स्टेप अप्लाई करने हैं और आपको इससे कैसे बाहर निकलना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में और भी बेनिफिट देने वाली वीडियो मिलने वाली है एंड आपको डेली इसमें वीडियो मिलेगा लेटेस्ट अपडेट के साथ एंड जो वीडियो अपलोड होता है इंस्टेंट रिकॉर्ड होके आपको मिल जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक से ज़्यादा लोन है, क्या करें? फिर अब और कैसे बाहर निकलना है? देखिए अधिकतर एक तो आप मानकर चलिए कि अधिकतर बहुत सारे लोग इस कारण से फँस जाते हैं कि आप लोन लेते हैं जब आपका कोई इश्यू क्रिएट होता है, लाइक आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है या फिर मल्टीपल डेब्ट का इश्यू हो जाता है या फिर आप गैम्बलिंग में यूज़ कर लेते हैं पैसों का एंड आपको नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आपको कहीं भी ना तो ट्रेडिंग में यूज़ करना है और ना ही कहीं अनएथिकल यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि पर्सनल लोन आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, ना कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी बिज़नेस करने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस करना है, तो उसके लिए बिज़नेस लोन होता है। अगर आप अपना घर का काम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए होम लोन अप्लाई करना है, ठीक है? तो आप ये बातें ध्यान रखिएगा। अब महीने की इनकम कम है और ईएमआई ज़्यादा है। रिकवरी एजेंट बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो क्या आपको करना है? 6 महीने तक आप अगर लोन की ईएमआई नहीं भर सकते हैं मल्टीपल डेब्ट के कारण एंड आपकी नौकरी चली गई है या फिर कोई अदर इश्यू आपको क्रिएट हुआ है, तो आपको कैसे समय लेना है? एजेंट रिकवरी एजेंट जो घर आ गया है आपके, तो आपको क्या करना है? किस तरीके से बात करनी है? एंड आपके जो मन में एक डाउट और रहता है कि सेटलमेंट करें या फिर लोन को क्लोज करें एंड आपके लिए बेटर विकल्प कौन सा रहेगा, सिविल स्कोर कितना खराब होगा एंड कैसे इंपैक्ट करता है एंड कैसे आपको बाहर निकलना है इस सब जाल से एंड डेब्ट ट्रैप के से। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका जो लोन है ये डिफॉल्ट किस कारण से होता है एंड आपकी जो पर्सनल आपकी फाइनेंशियल एक हेल्थ होती है, जब इसको ये बिगड़ जाता है तो उस समय पर आपको इश्यू क्रिएट होता है। लाइक आप जो आप लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का आप जब इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, आप लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब आपके पास एक रिकवर या आपके पास कोई फंड नहीं होता है, क्योंकि इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। बट इमरजेंसी फंड ना होने के कारण आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हो एंड प्रॉब्लम तो सबसे पहले आसान लगती है, बट प्रॉब्लम जब थोड़ी और ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उस समय पर आपको कुछ भी सोचने समझने की जो आपकी क्षमता रहती है, ये क्षीण हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो महीने की इनकम कम है, ईएमआई ज़्यादा है। अब इस समय पर आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपको पहला स्टेप लेना है, आपको कोई भी नया लोन अप्लाई नहीं करना है। आपको किसी से कोई उधार नहीं लेना है एंड आपको पैनिक नहीं होना है और आपको अपनी इनकम या अपनी नौकरी, जॉब जो भी आप पैसा काम कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना है। आपको उसको कंटिन्यू बूस्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है? एंड इसके साथ आपको रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहे हैं, तो क्या करें? अगर रिकवरी एजेंट आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये बतानी है एंड फिर आपको उनसे सही तरीके से बात करनी है एंड फेक प्रॉमिस नहीं करना है। अधिकतर आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, पहली ईएमआई, तो जब आपकी रिकवरी एजेंट से बात होती है, तो आप क्या उनको कहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि हम 2-4 दिन में कुछ पैसा का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पेमेंट कर देंगे और रिकवरी एजेंट आपको कहेंगे कि आप मिनिमम अमाउंट पे कर दो या फिर आप
आप एक ईएमआई पे कर दो, हम आपको 2-3 महीने का टाइम दिला देंगे, तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको किसकी बातों में आना है? अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की बातों में आना है। आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को आप सबसे पहले देखिए कि आप इस लोन को, जो भी आपने पर्सनल लोन या अनसिक्योर कोई भी आपने लोन लिया हुआ है, आप इसको रियलिटी में कितने समय में चुका सकते हैं। अगर आपको 1 महीने का टाइम लगता है या फिर 15 दिन का या 10 दिन का या 5 दिन का समय लगता है, तो आपको एग्ज़ैक्ट वही डेट बतानी है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उधार का पैसा माँग रहे हैं और किसी से, और जो आपने बैंक और एनबीएफसी से उधार लिया हुआ है, आप उसको चुकाने के लिए आप फेक प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये फेक प्रॉमिस हो जाता है और फिर रिकवरी एजेंट आपको फिर परेशान भी करेंगे, टॉर्चर भी करेंगे। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है? अगर आप 2 महीने तक पे नहीं कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको अपना रियलिटी में बता दीजिएगा कि हम इतने टाइम तक नहीं कर सकते हैं पेमेंट। एंड इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका डेब्ट ज़्यादा है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है, तो आपको एक काम और करना है, आपको एक प्रायर नोटिस भेजना है, अपने किसी भी नियर बाय लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट से आपको बात करनी है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बतानी है, एंड अपने जो भी आपने लोन लिया हुआ है जिस भी कंपनी से, आपको उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है। बट आप में से गलती क्या करते हो, आप चुपचाप बैठ जाते हो घर पर, आप चुपचाप बैठ जाओगे और देखते रहोगे, आज कॉल आ रहा है, कल कॉल आएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप किसी भी लीगल एडवाइजर को 500 1000 रुपये फीस दोगे और आपका डेप्ट 3-4 महीने के लिए आपको उससे सपोर्ट मिल जाएगा, जब तक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो सबसे बेटर है कि आप वो फीस पे कीजिएगा, या फिर अरेंज करके आप 2-3 हज़ार रुपए जो भी आपका पेमेंट रहता है, वो पे करके आप अपनी कंपनी को प्रायर नोटिस भेजोगे, तो आप उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा, एक आपको टाइम भी मिल जाएगा, दूसरा आपको जो लीगल इशू रहेगा, ईसीएस बाउंस का या कोई चेक बाउंस का केस रहता है, सो दैट वो भी नहीं रहेगा। तो आप लीगली सेफ हो जाओगे और आप अपना काम भी कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ आपका एक और डाउट रहता है, एंड आपको साथ में इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो आपका लेंडर है, आपको अपनी हार्डशिप, जो भी आपको प्रॉब्लम रहता है, एक ड्राफ्ट आपको भेजना है, उसके साथ आपकी जो हार्डशिप डॉक्यूमेंट रहता है, मेडिकल इशू है तो मेडिकल, जॉब लॉस है तो जॉब लॉस का आपको और एक्सप्लेन भी करना है, वही आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है? अगर मैं चाहता तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे देता बनाकर कि आपको ये करना है, बट आपको वैसा नहीं करना है। जैसे लाइक आप स्कूल में आप पढ़े लिखे अनुभवी होंगे, एंड जो नहीं भी है, सो दैट आप किसी भी स्टूडेंट से एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिएगा। नॉर्मली आपको एक एप्लीकेशन लिखना है सेवा में, एंड महोदय, बैंक का नाम, एंड फिर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने, मेरे पास इतना इतना लोन है, एंड मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये नुकसान हो चुका है, एंड मैं इतने समय तक पैसे नहीं दे सकता हूँ, बट मैं अरेंज करके या फिर जो आपकी इनकम सोर्स है उससे मैं पेमेंट करके क्लोज कर दूंगा। तो आप जब ये एप्लीकेशन लिखोगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर, आप अपना जो सिटी स्टेट जो आपका है, एंड साथ में ईमेल, ये सारा लिखने के बाद आपको अपने नियर बाय किसी प्रिंटर वाले के पास या फिर आपके पास स्मार्ट फोन रहता है, उसमें फोटो लेने के बाद आपको ईमेल में वो डाल देना है, और ईमेल में आपको अपने लेंडर को भेजना है, जिस कंपनी से या जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको उनको वो एप्लीकेशन भेज देनी है, और उसके साथ आपको लोन की डिटेल भी आपको भेज देनी है। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहला काम आपको यही करना है जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है। बट आप ये नहीं करते हो, एंड आप वीडियो भी नहीं देखते हो। तो आप ये काम कीजिएगा जब भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। अब रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीज़ी करते हैं या प्रेशराइज़ करते हैं, तो कोई भी आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी रिकवरी एजेंट आपको टॉर्चर नहीं कर सकता है, आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो फिर आप इसके लिए आरबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। बट आपको इसमें कंप्लेंट रजिस्टर करना भी नहीं आता है। अब आपको कंप्लेंट कैसे करनी है? जब भी रिकवरी एजेंट आपको हरासमेंट करता है, परेशान करता है या टॉर्चर करता है या मेंटली हरास करता है, एंड आपके किसी रेफरेंस पर कॉल करता है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको रिकवरी एजेंट से बात करनी है, कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, व्हाट्सएप पर आपके साथ चैट होती है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये डिटेल आपको अपने गूगल ड्राइव में रखनी है, एंड स्टोर करके आपको सेफली रखनी है। ठीक है? अब उसके बाद जो आपको स्टेप लेना है, आपको अपने बैंक में जो भी आपके ग्रीवियंस का या नोडल ऑफिसर का मेल रहता है, आप गूगल पर जाकर भी निकाल सकते हैं आराम से, एंड बाकी आपके लोन सेक्शन लेटर के अंदर भी सारी डिटेलें होती है। बाकी आज के समय में डिजिटल जमाना है, तो आपको सब ऑनलाइन मिल जाता है।
तो आपको ये मेल में फिर से आपको उसमें मेंशन करना है कि डिटेल को अटैच करना है। जो आपके पास रिकॉर्डिंग रहता है, जो आपके पास स्क्रीनशॉट रहता है, तो आपको जो आपका लेंडर रहता है पहले, आरबीआई में नहीं, सबसे पहले लेंडर को या बैंक है, ज लाइक आपने एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लिया है एंड आपको कोई रिकवरी एजेंट का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको रिकवरी एजेंट हरास कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है या यहाँ तक कि आपके घर पर भी आ रहा है, विज़िट कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो डर बाहर निकाल देना है। जो आपके मन में ये इज्जत बेइज्जती वाले ये क्वेश्चन उठते हैं, तो इसको आप बाहर निकाल दीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपने बैंक और एनबीएफसी को आपने जो उनके नोडल ऑफिसर का या ग्रीवियंस का जो मेल आईडी है, वहां पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है और डॉक्यूमेंट जितनी डिटेल है अटैच करके, कौन से टाइम पर आपको कॉल आया है या फिर आपके किसी मेंबर को कॉल गई है, अटैच करके आपको भेज देना है। अगर 24 घंटे के अंदर ये चीजें स्टॉप नहीं होती है, तो उसके बाद जो आपको टिकट नंबर मिलेगा, उस टिकट नंबर के साथ आपको एक कंप्लेंट फिर से करना है आरबीआई में, और आरबीआई का मेल भी आपको अपने गूगल पर मिल जाएगा या फिर आप कहीं से भी सर्च करके आरबीआई कंप्लेंट आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, तो आपको आराम से वहां पर मिल जाएगा और आप कंप्लेंट वहां पर रजिस्टर करें। ठीक है। अगर फिर भी आपको, और ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है, 2-3 दिन तक आप कंटिन्यू इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट इससे आपको, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको इससे 90% रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपकी कॉल बंद हो जाएगी, हरासमेंट कॉल बंद हो जाएगी। अगर होम विजिट हो रहा है आपका इलीगल तरीके से, अब घर पर रिकवरी एजेंट आता है, सो दैट आपको क्या करना है, जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है, तो आपको उससे सबसे पहले ऑथोराइजेशन लेटर, जो भी जिस भी बैंक से या फिर जिस भी एनबीएफसी से आया हुआ है, उससे ऑथोराइजेशन लेटर लेना है कि आप घर पर आए हैं, एंड उसके साथ उसका आईडी कार्ड लेना है। और अगर ये डिटेल उसके पास नहीं है और आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल निकालना है और वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपने 112 नंबर पर या 100 नंबर पर आपको कॉल करना है और कंप्लेंट रजिस्टर कर देनी है। आपको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि ये रिकवरी एजेंट है, हमसे बदतमीजी कर रहा है, हम लोन का पैसा अभी नहीं दे सकते हैं और ऑलरेडी हमने बैंक या एनबीएफसी को बता चुके हैं, एंड ये हमको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन की अवहेलना कर रहा है। तो इसके खिलाफ मैं शिकायत रजिस्टर करना चाहता हूं। इमीडिएट उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और जो रिकवरी एजेंट है, इलीगल तरीके से जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, डरा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब ऑनलाइन आप कंप्लेंट करोगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, सही गाइडलाइन की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन की आपको आवश्यकता है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। जब भी आपके साथ ऐसा कोई मिसबिहेव होता है, आपको डरना नहीं है। जो आपके मन के अंदर, दिल के अंदर डर बैठ चुका है, उसको आप बाहर निकालिएगा और अपने आप से जागरूक हो जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आपका रहता है कि 6 महीने तक आपको टाइम मिल जाएगा। जेन्युइन आपके पास हार्डशिप है कोई भी आपके पास, तो आप डिटेल के साथ ये पूरा प्रोसेस अपनाइएगा। आपको 100% सोल्यूशन भी आराम से मिल जाएगा। अब सेटलमेंट करें या फिर लोन को क्लोज करें। अब देखिए, अगर आपकी इनकम लाइक 50,000 रुपीज यानी 50,000 रुपए महीने का है और आप अपनी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपेंसेस ही करना है, और आपके जो लोन की ईएमआई है, ये आपकी 20, 30, 40 हजार रुपए की या 50,000 रुपए की बन रही है, और आपको लगता है कि आप 6 महीने का टाइम लेकर या साल भर का टाइम लेकर क्लोज कर सकते हैं, तो आपको सेटलमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सेटलमेंट विकल्प उनके लिए बेटर होता है, जो एक एंड विकल्प होता है सेटलमेंट, ठीक है? डायरेक्टली सेटलमेंट नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज लोन डिफ़ॉल्ट आपका हुआ है किसी कारणवश से, एंड आप आज ही सेटलमेंट कर दोगे, तो आप गलतफ़हमी में हो। गलत इन्फॉर्मेशन आपको फैलाई जा रही है। एंड अगर फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 महीने में सेटलमेंट कर देंगे, 2 महीने में या 3 महीने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए आपको एक सही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एंड आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का केस भी हो सकता है, एंड उसके बाद 7-8 महीने में या 3 महीने एनपीए होने के बाद सेटलमेंट के आपके लिए रास्ते ओपन होते हैं। और सेटलमेंट किसको करना चाहिए? अगर आपकी इनकम से ज्यादा हो चुका है, लाइक आपकी 50,000 रुपए की इनकम है महीने की, और आपको लोन की ईएमआई 70-80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए हो चुकी है, तो आपके लिए सही रास्ता कौन सा है? सेटलमेंट का। सही नेगोशिएशन, एंड आपको कोर्ट में जो सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपको सही डायरेक्शन, सही अपनी लीगल एडवाइस आपको चाहिए, एंड आपको सेफली इससे बाहर निकलना है। फिर आपके लिए रास्ता सेटलमेंट का है। बाकी आपको मिनिमम एंड ऑल इस सबसे बचना है। सिविल स्कोर,
अगर सिविल स्कोर की बात करें तो सिविल स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल स्कोर एक फाइनेंशियल आपकी हेल्थ है एंड जब भी आप अपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं किसी भी कारणवश से, आपको चाहे जेन्युइन इशू हो या ना हो, तो आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। डे बाय डे यानी आपको हर महीने जब भी आपकी सिविल रिपोर्ट जाएगी लेंडर के माध्यम से, तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा एंड आपको फ्यूचर में लोन मिलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी जब तक आप डिफॉल्ट रहेंगे तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। ना आपको सिक्योर लोन में इश्यू रहेगा और अनसिक्योर लोन में भी इश्यू रहेगा। और जब आप सेटलमेंट करते हैं तो भी आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। एंड कैसे बाहर निकलना है इस सब से, आपको मैं सारे ये रास्ते बता चुका हूं, कैसे कैसे आपको स्टेप वाइज बाहर निकलना है एंड कैसे आपको ये सारी जो आपको पॉइंट बताए हैं कैसे आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, एंड आपने ध्यान से सुना भी होगा, यहां तक अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप को अपनाना है और कौन से स्टेप को नहीं अपनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नंबर वन पॉइंट, जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो सबसे पहले आपको अपने लेंडर को इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका एनबीएफसी से लोन है तो आप लेंडर एंड अपने एप्लीकेशन को भी इन्फॉर्म करना है। इसके साथ दूसरा आपको नंबर टू पर इन्फॉर्म करने का मतलब यानी ड्राफ्ट भेजना है, जो आपको हार्डशिप डॉक्यूमेंट है वो भेजना है। अगर आप नंबर टू पर अगर आपके लोन 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो सबसे पहले आपको लीगल सपोर्ट लेना है, प्रायर नोटिस एंड ड्राफ्ट ये सब कुछ भेजना है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, आपको मेंशन करना है कि आपकी इनकम कितनी है, आप 4 महीने 6 महीने या साल भर में क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लीगल सपोर्ट लेना है, प्रॉपर डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि फिर आपसे ये होने वाला नहीं है। अब 3 पॉइंट हो चुके हैं, अब चौथा पॉइंट, अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, तो आपको डायरेक्टली एफआईआर करनी है या 112 नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर देना है। एंड इसके साथ ही आपको आरबीआई में और अपने एनबीएफसी या बैंक में भी कंप्लेंट रजिस्टर करना है, क्योंकि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। एंड जो लास्ट पॉइंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्टेबल करना है, अपने इनकम सोर्स पर ध्यान देना है और जितना आपने पैसा लिया हुआ है उसको फुल लुटाने की कोशिश करना है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं उस चीज को लौटा पाओगे जेन्युइन तरीके से, सो दैट आपके लिए फिर सेटलमेंट का विकल्प रहता है। तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं और सेटलमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं और बाकी सपोर्ट भी इसके लिए ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ यानी जो सिविल रिपोर्ट है ये इंपैक्ट जरूर करेगा, इसको आप नहीं बचा सकते हैं और ना ही कोई और पर्सन है कि जो इसको सेव कर सकता है। बट जो सेव कर सकता है, जो लोन कंपनी है वही कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो हमारा यहीं तक था और एक से ज्यादा लोन वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एक मैं पॉइंट आपको और बताना भूल चुका हूं कि अगर आपके मल्टीपल जैसे लोन है, एक से ज्यादा के आपके लोन है, अगर आपको लगता है कि आप रिपेमेंट करने की कैटेगरी में हैं, सो दैट जो आपके हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन हैं, पर डे इंटरेस्ट रेट वाले हैं, एंड आप उनको क्लोज करने की कोशिश कीजिए। सिविल स्कोर को अगर आपको सेफ रखना है तो आपके अगर छोटे छोटे अमाउंट के लोन है, जिसकी 2 ईएमआई, 1 ईएमआई, 3 4 ईएमआई बची हुई है, पेंडिंग बची हुई है, तो सबसे पहले आप उनको क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक क्रेडिट कार्ड को आप कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा। एंड इसके साथ-साथ आप जो हाई इंटरेस्ट वाले हैं, हाई इंटरेस्ट के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट और भी इसमें पॉइंट है कि जो लीगल एक्शन यानी ईसीएस बाउंस का केस फाइल करता है, लाइक पूनावाला फिनकॉर्प या अदर भी बहुत सारी कंपनियां, बैंक है, लेंडर है, जो केस फाइल करती है, तो सबसे पहले आपको उन पर ध्यान देना है। उन लोन को आपको क्लोज करना है या फिर सेटलमेंट करना है, जैसा भी आपके लिए बेहतर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप सबसे पहले उनको कीजिएगा, फिर उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट वाले को आपको क्लोज करना है और फिर उस पर डे और हाई इंटरेस्ट रेट वाले को, और फिर उसके बाद आप आराम से फ्री हो पाओगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज का ये वीडियो यहीं तक था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा और कोई भी टेंशन आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप अबाउट सेक्शन में यूट्यूब चैनल के जा सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूंगा। थैंक यू।